हमने वाक्य विचार में सबसे पहले किया था वाक्य के घटक, उसके बाद किया था वाक्य के तत्व। आज हम करने जा रहे हैं पूर्णांग वाक्य और अल्पांग वाक्य। आपको इससे क्लियर हो गया, अगर हम इसको विभाजित करें तो पूर्ण अंग, जिसमें वाक्य के सभी अंग विद्यमान हो। ठीक है, यानी कि हमने पीछे किया था कि कर्ता कर्म क्रिया, यानी कर्ता का विस्तार, कर्म कर्म का विस्तार, क्रिया सभी के सभी अंग विद्यमान हो गया पूर्णांग वाक्य। अल्पांग वाक्य में मतलब कम अंग, जिसमें कोई ना कोई अंग विद्यमान नहीं होगा। तो पूर्णांग वाक्य का हम क्लियर करते हैं कि वे वाक्य जिनके सभी अंग अर्थात उद्देश्य तथा विधेय संबंधी सभी घटक वाक्य में विद्यमान रहते हैं। मैंने घटक बताया था आपको कि कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य के अंतर्गत हमने बताया था कि कर्ता और कर्ता का विस्तार, और विधेय के अंतर्गत बताया गया था आपको कर्म कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार। ठीक है, अब इसने कहा है कि पूर्णांग वाक्य में वे वाक्य जिनके सभी अंग अर्थात उद्देश्य तथा विधेय संबंधी सभी घटक वाक्य में विद्यमान रहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मजदूर ऊंचे ऊंचे पेड़ जल्दी जल्दी काट रहा है। तो आपको सब क्लियर ही हो गया होगा किसको काट रहा है, पेड़ को। तो ये कर्म हो गया। मजदूर क्या है आपका, ये क्या है, कर्ता। ऊंचे ऊंचे, ये देखिए ये कर्ता हो गया, ये आपका कर्म हो गया, ये कर्म का विस्तार हो गया, काटना क्या हो गई, क्रिया, और ये क्या हो गया, क्रिया का विस्तार, जिसे आप क्रिया विशेषण कहेंगे, जल्दी जल्दी काम कर रहा है। ठीक है, और अगला है अल्पांग वाक्य, जिन वाक्यों में उद्देश्य अथवा विधेय से संबंधित सभी घटकों में से कोई एक घटक विद्यमान हो और जिससे आपका वाक्य भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसे अल्पांग वाक्य कहा जाता है। अल्प अंग, ठीक है, अल्प मीन्स कम, अंग माने अंग। तो हमारे जो घटक होते हैं वो अंग कहलाते हैं वाक्य के। तो यानी कि अंग विद्यमान न हो, लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको कोई कहे कि हाँ जी आइए, तो आप समझ जाएंगे वो हमें अंदर आने के लिए कह रहा है। आप अंदर चले जाए तो वो क्या कहेगा आपको, बैठिए। तो ये क्या हो गए, वाक्य विद्यमान, आपका कर्ता नहीं है इसमें विद्यमान। ठीक है, सिर्फ क्रिया कहा गई है, कर्म नहीं है। आपको ये नहीं कहा गया किस पे बैठना है, क्या करना है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने किसी का काम किया तो वो आपको क्या कहता है, धन्यवाद। तो ये क्या हो गए, अल्पांग वाक्य हो गए। जिन वाक्यों में उद्देश्य अथवा विधेय से संबंधित घटकों में से कोई एक घटक विद्यमान हो, वो क्या कहलाते हैं, अल्प अंग वाक्य कहलाते हैं। दो आधार पर हम वाक्य को विभाजित करते हैं, एक रचना के आधार पर और एक होता है हमारा अर्थ के आधार पर। तो हम आज ले रहे हैं रचना के अनुसार वाक्यों के भेद। ठीक है, पहले मैं आपको उदाहरण देती हूँ, उसके बाद हम आगे क्लियर करेंगे। अब इस वाक्य पे ध्यान दें, मुझे कल दिल्ली जाना है। फिर मैंने इसी को लिया है, आगे बढ़ा दिया थोड़ा, मुझे कल दिल्ली जाना है और फिर मुझे आगरा जाना है। थर्ड वाक्य देखिए, तीसरा वाक्य देखिए, मुझे सूचना मिली है कि कल मुझे दिल्ली जाना है। अब आप देखेंगे पहले वाक्य में मुझे कल दिल्ली जाना है, एक ही वाक्य है, एक ही सेंटेंस है। लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड वाक्य देखें, दो वाक्यों से मिलकर बना है। एक मुझे कल दिल्ली जाना है और मुझे आगरा जाना है। एक वाक्य हो गया ये, और दूसरा हो गया मुझे आगरा, उसके बाद कहाँ जाना है, उसे आगरा जाना है। तो ये दो सेंटेंस हो गए इसमें। सबसे पहले वाक्य में एक ही वाक्य था, लेकिन इसमें क्या है, दो वाक्य हैं। और थर्ड वाक्य में देखें तो इसमें भी है, मुझे सूचना मिली है ये, और इसके बाद दूसरा कौन सा है, कल मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, अब आपको देखा कि ये वाक्य एक कहलाया, वाक्य कहलाएगा, लेकिन इसमें जो कहा जाएगा पूरा वाक्य है, लेकिन इसे हम दो भागों में डिवाइड किया, एक ये रहा, एक ये। तो इसे क्या कहा जाएगा, एक वाक्य को उपवाक्य। जब हम किसी वाक्य को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उनको अलग अलग क्या कहा जाता है, उपवाक्य कहा जाता है। तो आपका देखा होगा आपने कि इन्हें क्या कहा जाएगा, जब दो वाक्यों से मिलकर बनते हैं सेंटेंसेस, उन्हें जटिल वाक्य या असरल वाक्य कहते हैं। समझ आ गया होगा। सेकंड और थर्ड सेंटेंस को हम इनमें कहेंगे, इसे कहा जाएगा सरल वाक्य, और इन दोनों को जो दो किससे मिलकर, वाक्यों से मिलकर बनेंगे, उन्हें जटिल या असरल वाक्य कहा जाएगा। और जब हम इन्हें अलग अलग वाक्यों में बांटेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, उपवाक्य। तो ये देखिए डायग्राम जो मैंने बनाया, इसे क्या कहेंगे, वाक्य, सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक वाक्य होगा, जटिल और असरल वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होंगे। समझ आ गया। दो वाक्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एक वाक्य को जब दो भागों में डिवाइड किया जाता है तो क्या कहलाते हैं, उपवाक्य। उपवाक्य को
वाक्य को दो भागों में डिवाइड किया हमने, सरल वाक्य, जटिल या असरल वाक्य। सरल वाक्य में एक वाक्य होगा और जटिल और असरल वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होंगे। ठीक है, एक से अधिक उपवाक्य होंगे। अगला हमारा जो हमारा है, जटिल और असरल वाक्य को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, यानी कि जो दो वाक्य होंगे वो स्वतंत्र होंगे। जिसे हम क्या कहेंगे, जो एक वाक्य लिया है उसको दो भागों में डिवाइड किया, वो दोनों क्या होंगे, जो उपवाक्य होंगे वो स्वतंत्र होंगे, यानी कि उनका अपना अपना अर्थ निकलेगा। जैसे मैंने ऊपर लिया था, मुझे कल दिल्ली जाना है। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि मुझे कल दिल्ली जाना है, तो उसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं उसके बाद कहती हूँ मुझे ना परसों आगरा जाना है, तब भी उसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। यानी कि ये क्या है, स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, स्वतंत्र उपवाक्य। और जबकि मिश्र वाक्य में एक स्वतंत्र होता है और शेष क्या होता है, आश्रित, जिसे स्वतंत्र को हम कहेंगे प्रधान और दूसरा क्या होगा, आश्रित। अगर मैंने ये बोला कि मुझे सूचना मिली है, तो आप क्या कहेंगे, क्या सूचना मिली है, कि कल मुझे दिल्ली जाना है। तो एक स्वतंत्र होगा और दूसरा क्या होगा, निर्भर होगा, पहले वाले पे, प्रधान पर निर्भर होगा। तो आपको ये डायग्राम से क्लियर हो गया होगा आपको कि सरल वाक्य एक वाक्य होता है, जटिल और असरल वाक्य एक से अधिक रचना के अनुसार वाक्य भेद में सबसे पहला जो आपका भेद है वो है सरल वाक्य। सरल वाक्यों को आपका कंसेप्ट पीछे से क्लियर हो गया होगा, फिर भी समझाती हूँ। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एक विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, भारत। ठीक है, और विधेय क्या है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि एक उद्देश्य और एक विधेय। तो हम इसकी परिभाषा क्या है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बच्चे ने हरी मिर्च खा ली। क्या खा ली, हरी मिर्च खा ली। तो बच्चे ने क्या है, उद्देश्य, और हरी मिर्च खा ली विधेय है। तो ये होगा एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। इसमें आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद में दूसरा जो भेद है वो है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या अधिक साधारण वाक्य होंगे, वो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। साधारण वाक्य होंगे यानी कि दोनों का अपना अपना जो उपवाक्य होंगे। मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि वाक्य को जब दो भागों में डिवाइड किया जाता है तो वो उपवाक्य कहलाते हैं। तो आपके दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। और अव्यय कौन कौन से समुच्चय बोधक, यहाँ देख लीजिए, और, तथा, एवं, नहीं तो, वरना, अन्यथा, इसलिए, सो, अतः, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु या अथवा, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं जितने भी आपके दिखाए गए हैं। इनसे आपके कौन से दो साधारण वाक्य इनसे जुड़े होंगे, बीच में इनके साथ जोड़ा जाएगा। तो हम नीचे और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होंगे जो हम प्रयोग करेंगे, ये अपने आप में स्वतंत्र होंगे, इनका अर्थ निकलेगा। ये कैसे होंगे, स्वतंत्र, ये स्वतंत्र होंगे, इनका अर्थ निकलेगा। तो मैं एग्जांपल दे देती हूँ। मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा गई थी। तो ये मैं दिल्ली गया था, ये आपको क्लियर है, ठीक है ना। और मैंने समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा लिया, और ये भी क्लियर हो गया। मेरी पत्नी कहाँ गई है, आगरा। तो ये क्या हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो संयुक्त वाक्य का ये संयोजक संयुक्त वाक्य है। कौन सा है, ये संयोजक, यानी कि ये दोनों को जोड़ रहा है, लेकिन इन दोनों का अपना अपना अर्थ निकल रहा है। ठीक है। और अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। ये क्या कर रहा है, ये विभाजक संयुक्त वाक्य है। ठीक काम करो और नौकरी छोड़ दो। अगर कोई काम नहीं करा तो मैम क्या कहेगी आपको
किसी भी बच्चे को या कोई भी कहता है काम नहीं कर रहा तो उसको बॉस क्या कहेगा, नौकरी छोड़ दो। वो समझ जाएगा कि मैं काम अच्छा नहीं करूँ तो मुझे कहा गया नौकरी छोड़ दो। तो ये आपको कंसेप्ट दोनों क्या है, ये स्वतंत्र है, अपना अर्थ दे रहे हैं। अगर कोई काम करता है उसको क्या कहेंगे, ठीक से काम करो, तो वो समझ जाएगा मुझे काम ठीक से करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको कहा जाए कि विभाजित किया है उसने, इसको विभाजक संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। दो स्थितियाँ हों, ठीक है, उनमें कार्य व्यापार का प्रभाव पड़ रहा हो, विकल्प दिया जाए कि आप या तो ठीक से काम कर लो या नौकरी छोड़ दो। ठीक है, विभाजक संयुक्त वाक्य होगा ये। ठीक है, तो आपको बस समझ आना चाहिए कि ये क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ती हैं। अगला देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, तो ये विरोधवाचक है। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, ये कौन सा है, परिणामवाची संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आपको क्लियर है, आज बाजार बंद है, कोई बाजार जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा कि आज बाजार बंद है। वो समझ जाएगा ठीक है आज कुछ नहीं मिलेगा इसलिए मुझे बाजार नहीं जाना। समझ आ गए होंगे आपको ये संयुक्त वाक्य के कि दो साधारण वाक्य होंगे जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे। और मैंने आपको समुच्चय बोधक अव्यय के ऊपर आपको बता दिए हैं कि किन किन से जुड़े होते हैं, और से, तथा से, इसलिए से, नहीं तो, वरना, अन्यथा, इसलिए, सो, अतः, लेकिन, किंतु, मगर, परंतु या अथवा से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य यानी कि एक प्रधान उपवाक्य होगा जिसे मुख्य कहा जाएगा या प्रधान कहा जाएगा, उपवाक्य होगा, और अन्य गौण या आश्रित होगा। एक मुख्य होगा और दूसरा कौन सा होगा, गौण, या हम कहना चाहिए कि एक प्रधान होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। यानी कि आप इसको सीधी सरल भाषा में लें कि एक वाक्य, ठीक है, जब दो वाक्यों में बांटा जाएगा वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगे। यानी कि एक प्रधान होगा करने वाला और दूसरा उस पर निर्भर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेंगे हम, समझ आ गए हो कि साधारण भाषा में हम कहें कि इसमें दो उपवाक्य होंगे, एक प्रधान होगा और दूसरा, दोबारा रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। तो परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में एक मुख्य या एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य गौण या आश्रित उपवाक्य होंगे उन्हें मिश्र वाक्य कहेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या होगा, वाक्य को दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, दोनों क्या कहलाएंगे, उपवाक्य। एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा गौण उपवाक्य होगा, जिसे आप प्रधान उपवाक्य कह सकते हैं या गौण को आश्रित उपवाक्य कह सकते हैं। मुख्य को क्या कहेंगे, प्रधान, और गौण को क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। प्रधान उपवाक्य मैंने अलग लिख दिया है और आश्रित उपवाक्य अलग लिखे हैं। प्रधान उपवाक्य, अगर मैं एक ये पूरा वाक्य लिखती हूँ तो इसमें बनता है मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रधान उपवाक्य अलग करना चाहे तो आप बोलेंगे कि मैं अगर बोलती हूँ आपको जिसकी किताब खो गई थी, आप कहेंगे किसकी किताब खो गई थी, मैं कहूँगी उस लड़की की। तो प्रधान कौन है, वो लड़की। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस हो गया, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। प्रधान कौन सा है, मैं उस लड़की से मिला था, और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, जिसकी किताब खो गई थी। आगे प्रधान उपवाक्य में अंतर्गत मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने वही मकान खरीदा जहाँ आप रहते हो। ठीक है, तो इसमें प्रधान कौन सा होगा, मैंने वही मकान खरीदा है, और आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा, जहाँ आप रहते हो। अगला, अगर प्रधान देखना चाहे तो हम अगर एक एग्जाम्पल पूरा लें, मैडम ने कहा है कि विद्यालय कल बंद रहेगा। आपका मैडम ने कहा है, ठीक है, ये कौन है, कौन कह रहा है, प्रधान कौन होगा स्कूल में, मैडम। तो ये प्रधान उपवाक्य है और आश्रित क्या है कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक प्रधान होता है जो करता होता है मेन चीज़, वो प्रधान होगी, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे कि जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर, तो, इनसे जुड़े होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा सरल वाक्य क्या होते हैं, साधारण होते हैं। ठीक है, एक मिनट, और संयुक्त होते हैं। संयुक्त माने जुड़ा होना। ठीक है, जिसमें दो क्या होंगे, उपवाक्य होंगे। ठीक है, और मिश्र में क्या होगा, एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा। ये आपके मेन के लिए। ओके, थैंक यू।